भारतीय संविधान का बनना हम्म। ये कोई एक दिन की घटना तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं। ये एक बहुत लंबा और कह सकते हैं कि एक पेचीदा सफर था जिसकी जड़ें ब्रिटिश शासन में बहुत बहुत गहरी थीं। बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाली हैं हम्म। वो हमें उन कानूनों और अधिनियमों की कहानी बताते हैं जिन्होंने धीरे धीरे भारत के राजनीतिक ढांचे की नींव रखी। और ये सिर्फ सूखी तारीखें और धाराएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक शतरंज के खेल जैसा था, है ना? एक तरफ ब्रिटिश संसद, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और बिसात पर था भारत का भविष्य। हर एक्ट, हर कानून एक नई चाल थी। और आज हम यही देखेंगे कि इस खेल ने हमारे आज के संविधान की शक्ल कैसे तय की। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी शासक बन गई और फिर कैसे उस शासन को नियंत्रित करने की कोशिशों ने धीरे धीरे उस सिस्टम को जन्म दिया जिसे आज हम भारत गणराज्य के रूप में जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। साल 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। पर ये तो कोई सरकार नहीं थी, है ना? बस एक प्राइवेट कंपनी थी। हाँ, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी जिसे ब्रिटेन की महारानी से पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिला हुआ था। तो फिर ये व्यापारी से शासक कैसे बन गए? ये सफर शुरू कैसे हुआ? वो यहाँ आए तो थे मसालों, कपास और नील के व्यापार के लिए। लेकिन उस वक्त मतलब भारत में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। अच्छा। और छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। तो कंपनी ने इस राजनीतिक खालीपन का फायदा उठाया। असली मोड़ तो आया 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद। हाँ, जहां कंपनी की एक छोटी सी सेना ने 3 बड़ी बड़ी फौजों को एक साथ हरा दिया था। बिल्कुल। और उस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। उसके ठीक बाद 1765 में उन्हें मिले दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने एक तरह से कंपनी से कहा कि आप जनता से पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एग्जैक्टली। अरे, मतलब कंपनी को बिना किसी जिम्मेदारी के पैसा कमाने का लाइसेंस मिल गया। अगर जनता परेशान है तो लोग राजा को कोसेंगे, कंपनी को नहीं। ये तो बहुत ही चालाकी भरी व्यवस्था थी। बिल्कुल। और इसी व्यवस्था ने कंपनी को बेहिसाब अमीर और ताकतवर बना दिया। इतना कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी चिंता होने लगी। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश। तो ब्रिटिश शासन को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, कंपनी का राज, जो 1773 से 1858 तक चला। और फिर ताज का राज, 1858 से 1947 तक। तो पहली कोशिश थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी के अधिकारी, जिन्हें नवाब कहा जाता था, वो भारत से बेहिसाब दौलत कमाकर इंग्लैंड लौट रहे थे और वहां की राजनीति में दखल दे रहे थे। भ्रष्टाचार मतलब चरम पर था। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई इस बेलगाम होती कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने की पहली गंभीर कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने सत्ता को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन आ गए। हाँ, इससे पहले तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से स्वतंत्र थीं और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि इसी एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और रिश्वत या तोहफे लेने पर रोक लगा दी गई। हाँ, मतलब ये समस्या उस जमाने में भी इतनी बड़ी थी कि लंदन में बैठे लोगों को इसके लिए बाकायदा कानून बनाना पड़ा। बिल्कुल। और इसी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। लेकिन यहाँ जरूर कोई पेंच होगा। कंपनी इतनी आसानी से तो नियंत्रण नहीं छोड़ने वाली थी। सही कहा। अगले 20 साल एक तरह से लंदन और कलकत्ता के बीच रस्साकशी का दौर था। संसद रेगुलेटिंग एक्ट से लगाम कसती तो कुछ साल बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाता। और वो क्या करता था? वो गवर्नर जनरल और उसके अधिकारियों को उनके सरकारी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से ही बाहर कर देता था। एक तरह से उन्हें कानूनी सुरक्षा कवच दे दिया। मतलब नियंत्रण की कोशिशों को ही कमजोर किया जा रहा था। तो फिर ब्रिटिश सरकार को लगा होगा कि अब सीधे दखल देना पड़ेगा। शायद यहीं से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की जमीन तैयार हुई। एकदम सही। पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इसने कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया, व्यापारिक और राजनीतिक। अच्छा,
कैसे? व्यापारिक मामले देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, लेकिन राजनैतिक, सैनिक और राजस्व से जुड़े मामलों के लिए एक नया सरकारी निकाय बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक तरह से दो बॉस हो गए, एक कंपनी का और एक ब्रिटिश सरकार का। हाँ, और यहीं पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब अब ये सिर्फ कंपनी की जमीन नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मानी जाने लगी। और सत्ता का झुकाव गवर्नर जनरल की तरफ बढ़ता ही गया। 1786 के एक एक्ट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को खारिज करने की शक्ति, एक तरह का वीटो पावर। हाँ वीटो पावर, और कमांडर इन चीफ का पद दोनों दे दिए। वो लगभग एक तानाशाह जितना शक्तिशाली हो गया। इसके बाद तो चार्टर एक्ट्स का एक लंबा दौर चला। 1793 का एक्ट, उसने तो बस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया था। हाँ, लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भी भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। मतलब भारत पर राज करने वाले अंग्रेज अधिकारियों का सारा खर्चा भारत के लोग उठा रहे थे। बिल्कुल। अब आते हैं 1813 के एक्ट पर। ये एक बड़ा मोड़ था। यहाँ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार लगभग खत्म कर दिया गया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। पर सवाल ये है कि ये मोड़ आया क्यों? क्या कंपनी अचानक से कमजोर पड़ गई थी? नहीं, कंपनी कमजोर नहीं पड़ी थी, बल्कि इंग्लैंड में ही एक बड़ा बदलाव आ रहा था, औद्योगिक क्रांति। अच्छा। नए नए उद्योगपति पैदा हो रहे थे जो भारत के विशाल बाजार पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया कि कंपनी का एकाधिकार खत्म करो ताकि हम भी भारत में अपना माल बेच सकें। तो ये एक्ट कंपनी पर नियंत्रण से ज्यादा ब्रिटेन के बदलते आर्थिक समीकरणों का नतीजा था। हाँ, और इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की इजाजत दी। तो व्यापार के साथ साथ धर्म और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी शुरू हो गया। और एक और चालाक कदम था, स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने और न चुकाने वालों को सजा देने का अधिकार भी मिला, ताकि अगर जनता टैक्स से नाराज हो तो वो स्थानीय राजा से हो, अंग्रेजों से नहीं। सही पकड़ा। और फिर आया 1833 का एक्ट। इसे आप केंद्रीकरण का शिखर कह सकते हैं, है ना? हाँ। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। हाँ, और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापार वाले काम पर तो पूरी तरह से ताला ही लगा दिया। अब वो कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे भारत पर राज करने वाली एक प्रशासनिक एजेंसी बन गई थी। बिल्कुल। इसी एक्ट में सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भारी विरोध के कारण ये हो न सका। लेकिन एक मिनट, ये कोशिश 1833 में फेल हो गई। फिर सिर्फ 20 साल बाद 1853 के आखिरी चार्टर एक्ट में इसे लागू कर दिया गया। 20 साल में ऐसा क्या बदल गया? दो बड़ी वजह थीं। एक, ब्रिटिश साम्राज्य फैल रहा था और उसे चलाने के लिए ज्यादा अधिकारियों की जरूरत थी, जो इंग्लैंड से लाना महंगा पड़ रहा था। और दूसरा, इंग्लैंड में भी ये विचार जोर पकड़ रहा था कि प्रशासन योग्यता पर आधारित होना चाहिए, सिफारिश पर नहीं। तो 1853 के एक्ट ने भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा के दरवाजे खोल दिए। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। हाँ, और इसी एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग अलग किया। एक तरह की मिनी पार्लियामेंट बनाई, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन ये भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआती झलक दे रहे थे। पर ये सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि 1857 में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। 1857 का विद्रोह, इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता, और यहीं से ताज के शासन की शुरुआत होती है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के साथ। इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। हाँ, ये नाम दिया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सब खत्म। और कंपनी के सारे इलाके, सारी सेना, सारा राजस्व, सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ये तो ठीक है, पर मेरा सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर आम भारतीय के लिए इससे क्या बदला? ये तो बस सत्ता का मैनेजमेंट एक कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में देना था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सत्ता का हस्तांतरण ही था। अब भारत पर शासन की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटिश संसद की हो गई। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया।
जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। और लंदन में भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ आ गई होगी। क्या? कि इतने बड़े देश पर सिर्फ डंडे के जोर पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें भारतीयों का कुछ सहयोग तो चाहिए ही होगा। बिल्कुल। और इसी सोच का नतीजा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ से विकेंद्रीकरण यानी सत्ता को थोड़ा बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है। और पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामांकित किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये प्रतीकात्मक ही सही, पर एक शुरुआत थी। और इसी एक्ट से वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिली। कमाल है, ये अध्यादेश वाली शक्ति तो आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है और कितनी चर्चा में रहती है। हाँ, इसकी जड़ें 1861 के एक्ट में हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो था 1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार। और यहीं पर पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की विवादास्पद अवधारणा सामने आई। हाँ, इसका मतलब था कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गईं और उन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनने के लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही डाल सकते थे। तो अगर आसान भाषा में कहें तो इसने राजनीति को धर्म के आधार पर कानूनी तौर पर बांट दिया। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है। हाँ, और कई लोग मानते हैं कि भारत के विभाजन का बीज यहीं बोया गया था। इस पर इतिहासकारों में बहस है, लेकिन ये सच है कि इसने भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने का काम किया। इसके बाद आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें पहली बार एक जिम्मेदार सरकार की बात की गई। और इसी ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेजों ने कहा कि स्कूल, सफाई और सेहत जैसे कम बजट वाले विभाग आप भारतीय मंत्री चलाइए, लेकिन तिजोरी की चाबी यानी वित्त और डंडा यानी पुलिस वो हमारे पास रहेगा। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी तो दी पर असली ताकत अपने पास ही रखी। बिल्कुल। इसी एक्ट ने पहली बार देश में 2 सदनों वाली संसदीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी की। हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत ही सीमित लोगों को था। हाँ, जो टैक्स देते थे या पढ़े लिखे थे। इसी की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ जबरदस्त विरोध हुआ। और इसी दौर में 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया, जिसने पृथक निर्वाचक मंडल का दायरा दलित वर्गों तक बढ़ा दिया। जिसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और फिर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ। हाँ, पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी गई और उसकी जगह संयुक्त हिंदू निर्वाचक मंडल में ही उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। और अब हम उस अधिनियम पर आते हैं जिसे अक्सर भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसने एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल हों। हालांकि ये संघ कभी बन नहीं पाया। नहीं, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन इस एक्ट की सबसे अहम बात थी प्रांतों को दी गई स्वायत्तता। इसने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया। हाँ, और एक तरह से राज्यों में जिम्मेदार सरकारें स्थापित की। और इसने शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों में बांटा: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और ये व्यवस्था तो आज भी हमारे संविधान में हूबहू मौजूद है। बिल्कुल। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुई। तो हमारे आज के प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे की नींव इसी एक्ट ने रखी थी। हाँ, काफी हद तक। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि सारी शक्तियों के बावजूद गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास अभी भी बहुत ज्यादा अधिकार थे। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसने ब्रिटिश शासन का अंत किया,
भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और दुखद रूप से देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। वाइसरॉय का पद खत्म हो गया और दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। तो एक ट्रेडिंग कंपनी के चार्टर से शुरू होकर इतने सारे कानूनों तक का ये सफर दिखाता है कि हमारे देश का शासन तंत्र कोई एक दिन में नहीं बना। ये टुकड़ों में बना और अक्सर भ्रष्टाचार, विद्रोह और राजनीतिक दबाव जैसी घटनाओं की प्रतिक्रिया में बना। और स्रोतों से ये बात साफ है कि ये कानून सिर्फ नियम नहीं थे, ये सत्ता के समीकरण को बदलने, नियंत्रण बनाए रखने और भारतीयों को कभी शासन में थोड़ा शामिल करने तो कभी उन्हें बांट कर रखने के शक्तिशाली उपकरण थे। बिल्कुल। अंत में एक विचार, हम कहते हैं कि 1935 का अधिनियम हमारे संविधान का आधार है, लेकिन ये पूरी कहानी जो केंद्रीकरण से शुरू होकर विकेंद्रीकरण तक जाती है, प्रतिनिधित्व देने से लेकर उसे सांप्रदायिक आधार पर बांटने तक का सफर तय करती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। तो इस लंबे और अक्सर विरोधाभासों से भरे विकास को देखते हुए भारतीय राज्य की जो अंतिम संरचना बनी, क्या वो इसी तरह बननी तय थी, या यह सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं और उन पर की गई प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला थी जिसके नतीजों के साथ हम आज भी जी रहे हैं?